हम तो अभी जेबी केसेस का कोई सदस्य ने ना हम उसका प्रचार कर रहे हैं। आपने व्यक्तिगत रूप से जयराम महतो के बारे में पूछा। मैं झारखंड का एक युवा होने के नाते, एक जिम्मेदार युवा होने के नाते मैंने ये बात रखा कि ऐसा मामला है, जयराम महतो को बिना मतलब का कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। जयराम से मेरी सिर्फ इतनी संवेदना है क्योंकि वो समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए परिवार का एक अंतिम और वंचित व्यक्ति का बच्चा है और लोग उसे कुचलना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। किसी का जो झारखंड के हित का बात करता है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो यहाँ की संस्कृति को जानता है, यहाँ की आत्मा को जानता है और यहाँ की बात करता है, वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, उसका हम लोग समर्थन करते हैं संवैधानिक रूप से। नमस्कार, मैं महराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज हम उपस्थित हैं गिरिडीह के एक प्रखर युवा प्रवक्ता और गिरिडीह में राजनीतिक मुद्दों को हमेशा उठाने वाले एक बेहतरीन युवा के साथ। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जोहार जोहार जी। तो आप भी एक युवा हैं और लगातार आप राजनीतिक मुद्दे से सभी चीज़ें जुड़े हुए, सभी समस्याओं को आप उठाते रहते हैं। तो सबसे पहला अगर सवाल हम आपसे स्टार्ट करें तो ये रहेगा कि एक और युवा अभी झारखंड में बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, जिनका नाम है जयराम महतो। तो उनको आप किस प्रकार से देखते हैं? अरे भाई देखो, कोई भी युवा है, अगर समाज की कोई बात करता है तो मैं सभी युवा को क्रांतिकारी रूप में देखना चाहता हूँ। जी। आज अगर जयराम महतो आवाज़ उठाता है तो लोग बोलते हैं कि वो आवाज़ क्यों उठाता है, लेकिन लोग ये कभी क्यों नहीं बोलते हैं कि लाखों करोड़ों जो झारखंड की जनता है, जो बोल नहीं पाती है, वो जो चुप है, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ी हुई है, वो क्यों खड़ी हुई है, उसके बारे में तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन एक युवा अगर आवाज़ उठाता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आवाज़ उठाता है तो बढ़िया, उठाने दीजिए। तो सर, आवाज़ उठाता वो ठीक है, तो वो आवाज़ उठाते उठाते वो बाहरी भीतरी की राजनीति करने लग रहे हैं। तो काहे नहीं करेगा? झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा तो बाहरी और भीतरी का ही मुद्दा है ना। जी। बाहरी भीतरी का मुद्दा का मतलब ये थोड़ी ना है हमको जयराम महतो से कि वो उठाते, ठीक है, ये मेरा भी मानना है कि बाहरी भीतरी का मुद्दा का मतलब ये होता है कि आप झारखंड में रहिए, झारखंड की संस्कृति से, झारखंड की वन संपदा से, झारखंड के कल्चर से, झारखंड की भाषा से प्यार कीजिए। आप यहाँ पे रहिएगा, हमारे कल्चर से, हमारी भाषा से, हमारी संस्कृति से नफरत कीजिएगा और आप डबल आइडेंटिटी लेके चलिएगा। झारखंड में भी आपको क्या बोलते हैं, वोटर आईडी चाहिए और देश के अन्य राज्यों में भी वोटर आईडी चाहिए। यहाँ भी आप नेता बनिएगा, वहाँ भी जाके वार्ड पार्षद का चुनाव लड़िएगा, यहाँ भी आप मलाई खाइएगा, वहाँ भी मलाई खाइएगा। अगर इस तरह की कोई बात करता है, चाहे वो जयराम महतो क्यों ना हो, बढ़िया बात करता तो करता है। तो सर, आपके हिसाब से बाहरी का क्या डिफिनेशन है? बाहरी कौन है झारखंड में? झारखंड में देखिए, बाहरी का डिफिनेशन मेरे अनुसार वही है जो झारखंड में आके तत्काल बसे में, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से आके कोई जो व्यक्ति बसा हुआ है, यहाँ का नहीं है, वो यहाँ का बाहरी है। या कोई 70 या 100 साल के बाद भी आके झारखंड में बसा है तो मूल रूप से वो झारखंडी नहीं है। झारखंडी मूल रूप से वही होगा जो यहाँ का खतियानी होगा, जो यहाँ का ओरिजिन का होगा, वो यहाँ का मूल का है। अगर हम बाहर से आके बसे तो यहाँ के मूल रूप से नहीं हो सकते। भले ही यहाँ का स्थानीय नागरिकता हमको मिल जाए, लेकिन यहाँ का जो मूल निवासी होगा, यहाँ का स्थायी निवासी होगा। हम यहाँ के मूल निवासी कतई नहीं हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा बात करता है तो साइंटिफिक रूप से देखिए ना, अंग्रेज 100 साल भारत में राज किया तो क्या वो भारत का मूल निवासी हो गया? छोड़ के भागा ना जी। जी। मुगल आया, हजारों साल राज किए, तो आज हम लोग उसको मुगल बोलते हैं ना। जी। अगर हम लोग कोई व्यक्ति झारखंड में बाहर से आके बसा तो वो अपने आप को यहाँ का मूल निवासी क्यों समझता है? तो सर, 15 नवंबर आ रहा है जो झारखंड का स्थापना दिवस है। 2000 में अलग हुआ झारखंड। तो उसके बाद कोई ऐसा पार्टी या फिर कोई ऐसा युवा नहीं था अभी तक जो झारखंड की बातों को करता था। जब जयराम जी आए हैं, लगातार इस मुद्दा को उठा रहे हैं, तो कहीं देख के ऐसा लगता है कि जो यहाँ मठाधीश है, राजनीतिक मठाधीश है, वो उनको कुचलने का काम कर रही है या उनके लिए अफवाह बहुत सारे फैलाती है। इतना तो हम नहीं जानते हैं जयराम जी के बारे में, लेकिन जो भी व्यक्ति समाज के लीक से हट के बात करेगा, धारा के विपरीत तैरेगा, और वो ऐसा व्यक्ति जो समाज के अंतिम पायदान में मौजूद परिवार का एक गरीब बच्चा होगा, तो उसको सब कुचलने का प्रयास करेंगे। जयराम से मेरी सिर्फ इतनी संवेदना है क्योंकि वो समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए परिवार का एक अंतिम और वंचित व्यक्ति का बच्चा है और लोग उसे कुचलना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। एक पुरानी कहावत है कि राजा के पेट से रानी का बेटा पैदा नहीं होना चाहिए। हम लोग उसको मूल स्वरूप मान के चलते हैं। अगर वो आके चैलेंज करता है,
अगर संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखता है तो रखना भी चाहिए, और आगे भी रखेगा तो सपोर्ट करेंगे। व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति का, हर गरीब व्यक्ति का जो झारखंड के हित का बात करता है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो यहाँ की संस्कृति को जानता है, यहाँ की आत्मा को जानता है और यहाँ की बात करता है, वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, उसका हम लोग समर्थन करते हैं संवैधानिक रूप से। लेकिन जयराम जी जैसे बातें करते हैं, उससे कहीं ऐसा आपको लगता है कि पूरा भेदभाव समाज में बढ़ जाएगा? अरे बढ़ने दीजिए ना जी, बात तो करने दीजिए। अभी तो बात करना कोई व्यक्ति चालू किया, उससे पहले ही उसको आप कटघरा में खड़ा कर दिए। यहाँ तो एक नेता बनता है, जो विधायक बनता है, 100-200 मुकदमा खा जाता है, कितना कितना बड़ा कांड करवा देता है आदमी अपना राजनीतिक जीवन में। तो देखिए, सो मुकदमा चलता है, उस जेल जाता है। जयराम जी अगर कुछ गलत बोलेंगे तब ना आप उसको गलत बोले, अभी तो वो चालू किया है। अभी जब तक चालू किया तो हम सुनते हैं कि बढ़िया बात करते हैं, झारखंड का हित का बात करते हैं, झारखंड के लोगों का बात करते हैं, रोजगार में उन लोगों के हक का बात करते हैं, तो बढ़िया बात है। और कहाँ कोई लोग करता है? झारखंड का कौन बच्चा कर रहा है बात? सब तो यहाँ मौन रूप धारण किए हुए, किसी को तो बोलने नहीं आता। अगर जयराम महतो बोलता है तो काहे बोलता है, फलना रोकी ने बोल दिया तो काहे बोल दिया, उसका समर्थन में काहे बोल दिया। अभी हम बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं, नेता नेवाड़ी के समर्थन में बोलेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। हम बोल दें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। हम बोल देंगे तो जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद तो किसी को आपत्ति नहीं होगा। बोल देंगे सचिन तेंदुलकर जिंदाबाद, किसी को आपत्ति नहीं होगा। लेकिन हम आपको बोल देंगे कि बढ़िया लड़का है, जी। अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, अगर बोलता है तो बढ़िया बात है। तो इसमें हम लोग गलत काहे हो जाएंगे? जी, बिल्कुल। तो क्या जब जयराम जी का आप जनसभा देखते ही होंगे, उसमें बहुत भीड़ आता है। आरोप ये भी लगा दिया जाता है कि जो भीड़ अभी दिख रही है, ये पैसों से लाई हुई भीड़ है, या उनको बहुत अधिक मात्रा में फंडिंग हो रहा है कई पार्टियों से। इस पर आप क्या सोचते हैं? इतना तो जानकारी नहीं है कि फंडिंग होता है, बाहर से पैसा आता है कि नहीं आता है, ये हमको जानकारी नहीं है। ना हम JVKSS का कोई सदस्य हैं। लेकिन अगर भीड़ आता है तो आता है। पब्लिक कौन देखने जाता है कि आपको वोट कैसे मिला? कौन देखने जाता है आप भीड़ कैसे बुना? कौन देखने जाता है कि आप मंत्री मुख्यमंत्री बनने से पहले आपका आपका बैकग्राउंड कैसा रहा? आप जिस जगह पे, हम लोग इतना जानते हैं कि भीड़ जा रही है, उनको सुन रही है, और भीड़ में वो कोई गलत बात तो नहीं करता, बढ़िया बात करता, तो जयराम महतो की आलोचना भी नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए, अभी तो एक उभरता हुआ व्यक्ति और उभरा युवा, उसको रोल हम नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? जयराम महतो को लोग नहीं पूछेंगे क्या? लाखों करोड़ों में उन्हें लोग पूछने वाले पूछ रहे हैं, बढ़िया बात है। एक बात है जो सभी झारखंडियों को चुभती है, जितने भी युवा है, यहाँ का जो युवा है, उसमें किस चीज़ का डर है? यहाँ विरोध क्यों नहीं होता बहुत सारी चीज़ों का? वो सब चीज़ झेलते क्यों रहते हैं? ये डर कहाँ है? DNA में डर है। देखिए, जब आप देखिएगा कि ये ऐसा क्यों है, तो आपको पूरे भारत की संस्कृति को, भारत के का जो लोग हैं उनके समाज को समझना पड़ेगा। आप हरियाणा चल जाए, हरियाणा के लोग मुखर होके बोल देते हैं। बिहार चल जाइए, बिहार के लोग मुखर होके बोल देंगे। अब गुजरात चल जाइए, गुजरात के जो लोग हैं वो एकदम अपने आप को समर्पित कर देते हैं व्यापार के लिए। इसीलिए प्रत्येक राज्य का कुछ अपना अपना गुण और अवगुण होता है। हम लोगों का गुण, हम लोग शरीफ शांत और सुसज्जित व्यक्ति हैं, हम लोग संस्कारी व्यक्ति हैं, हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना जानते, हम लोग उतना बोलते नहीं है, हम लोग शांत रहते हैं, ये हमारा सद्गुण है। इसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं है। लेकिन क्या है कि आज का जो समय है, आज बोलने का ज़माना आ गया है। आपको सच को सच, झूठ को झूठ बोलना होगा। अगर कोई व्यक्ति बोल देगा राजा राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, ये कुछ दिनों की बात है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको सही बोलना होगा। अगर सच को सच, अगर झूठ को झूठ बोलते हैं तब तो फिर आपका राज्य चलेगा। अगर नहीं बोलिएगा तो फिर विनाश की ओर हम लोग जाएंगे। एक बात और है, जयराम जी पर एक और आरोप लगता है, या उनके आप भाषण सुनते हैं, तो क्या वो सिर्फ कुर्मी की राजनीति करते हैं, सिर्फ कुर्मी जाति की बात करते हैं? इतना तो नहीं जानते, लेकिन एक बात बताइए कि जाति की बात करना भारत में किसी संवैधानिक रूप से कोई कैटेगरी में आपको कोई खड़ा कर सकता है? क्या कोई यादव का बात करता है, कोई कोरी का बात करता है, कोई आदिवासी का बात करता है, कोई और दूसरी दूसरी जाति की बात करता है, तो इसमें बुराई क्या है? अपने जाति को लेके दूसरी जाति को भी साथ में क्यों साथ में लेके चलने की अगर किसी में भावना है तो कोई इसमें बुराई मुझे नज़र नहीं आती है। और जाति तो भारत की सच्चाई है, इसको अगर कोई लेके चलता है तो इसमें बुराई नहीं है। उससे तो और आपको मजबूत आत्मबल मिलेगा कि इतने लोग मेरे पीछे हैं, इतने लोगों को मुझे लेके चलना है, अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि उसी भावना से वो भी चलते होंगे। तो जाति का बात होना राजनीतिक तौर पर अगर माना जाए तो ठीक नहीं माना जाता है जनरली, जो आप देखते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही जाति के बारे में बात करता है और किया जा रहा है, और जितने भी जाति है वो, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, तो फिर वो उनको साथ लेकर कैसे जोड़ सकेंगे? कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति अगर समाज को सुधारना चाहता है
तो उससे जाति से ऊपर उठ के तो काम करना ही पड़ेगा। अब मैं जयराम महतो को समझाने वाला कौन होता हूँ? मुझसे तो हर चीज़ में वो बहुत ऊपर में है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं तो देखता भी हूँ कि उनके साथ अगल-बगल में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। अब हम तो अब टीवी में देखते हैं, हमको क्या पता कौन जात का है, कौन जात का नहीं है। इसलिए ये सब बात में नहीं है। लोग अगर उनको सुन रहे हैं तो जाति के नाम पे घेरना कोई युवा को अच्छी बात नहीं है। जाति के नाम पे आप घेरिए, बड़े-बड़े नेताओं को घेरिए जो बड़ी-बड़ी योजनाओं बनाते हैं। देश के मुख्यमंत्री को घेर दीजिए, देश के प्रधानमंत्री को घेर दीजिए और भी नेताओं को घेरिए। लेकिन कोई युवा अगर आगे बढ़ता है तो जाति के नाम पे घेरना बहुत ही घृणात्मक कार्य मुझे लगता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, उन्होंने एक पार्टी बनाई है और पार्टी लगातार उसका प्रसार भी हो रहा है। तो क्या जब ये पार्टी गिरिडीह की ओर बढ़ेगी, जब यहाँ उनका प्रसार होगा, तो क्या रॉकी नवल सर उनसे जुड़ना चाहेंगे? हम तो अभी जेबी केसेस का कोई सदस्य नहीं, ना हम उसका प्रचार कर रहे हैं। आपने व्यक्तिगत रूप से जयराम महतो के बारे में पूछा। मैं झारखंड का एक युवा होने के नाते, एक जिम्मेदार युवा होने के नाते मैंने ये बात रखा कि ऐसा मामला है, जयराम महतो को बिना मतलब का कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। अब वो पार्टी बना रहे हैं, उनको शुभकामनाएं, यूथ है, पार्टी बनाए, आगे बढ़े, तरक्की करे, देश को, राज्य को तरक्की की ओर ले जाए। बढ़िया बात है, संघर्ष करें। पार्टी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन पार्टी को लेके आगे चलना, इसमें तो कांटे ही कांटे मिलेंगे आपको रास्ते में, फूल कहाँ है? अगर आगे चलते हैं तो बढ़िया बात है। कोई चुनौतीपूर्ण रास्ते में चलना चाहता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोगों को मिलकर सराहना करनी चाहिए। जी, पार्टियाँ बनती है एक सिद्धांत के साथ, एक आइडियोलॉजी के साथ, फिर धीरे-धीरे जैसे पार्टियाँ बड़ी होती है, तो वो अपना जो आइडियोलॉजी है वो क्यों भूलने लग जाती है? क्या वैसा रुकावट आ जाता है कि वो अपने मेन मुद्दे से भटकती है? देखिए, इसमें कई तरह के कारक काम करते हैं। सबसे बड़ा तो होता है कि लोभ का कारक काम करता है। दूसरा कारक काम करता है कि पार्टी को चलाने के लिए फंडिंग का आवश्यकता होता है। लोग संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, पैसा के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं और सिद्धांत से इसलिए वो समझौता कर देते हैं। उनके पास कुछ आया तो कुछ ज़्यादा अर्जित करने के लिए गठजोड़ करना चालू कर देते हैं। उसके लिए वो अपने सिद्धांत से भटक जाते हैं। इसलिए अगर लोगों को पार्टी बनाना है तो पार्टी बनाए, उनका जो संविधान है उसके आधार पर चले और ऐसा चले कि आज जो चल रहे हैं 50 वर्षों तक अगर उसी संविधान पर आप चलिएगा तो आप एक सैद्धांतिक पार्टी कहलाइएगा। लेकिन आप पार्टी बनाने के बाद कुछ वर्षों के बाद थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आपको सफलता मिलेगी और अपने सिद्धांत के साथ आप समझौता करने लगिएगा तो आपकी पार्टी का विनाश होना तय है। इसीलिए जो भी व्यक्ति अगर पार्टी बनाते हैं तो उन्हें अपने सिद्धांत के अनुसार चलना चाहिए और पार्टी का संविधान ऐसा होना चाहिए कि उसमें छेड़छाड़ कम से कम 10 या 12-15 वर्षों तक नहीं हो, तभी वो पार्टी आगे बढ़ पाएगी। जी, अब हम नेताओं की बात छोड़ते हैं, थोड़ा आम जनता की तरफ चलते हैं। आम जनता का जो सीन है, वो आज जब चुनाव आते हैं तो कुछ पैसे लेकर या कुछ और सामग्री के कारण इधर-उधर भटक जाते हैं। तो कहीं न कहीं नेताजी लोग को भी यही आदत हो गया है कि हम आराम से उसको भटका सकते हैं। आम जनता को सुधरने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आम जनता क्या करेगा जी? आम जनता को तो सैकड़ों वर्षों से लोग वंचित रखे हुए हैं। उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती है, रोज़गार के अवसर नहीं मिलते हैं, छत के ऊपर सर के ऊपर मकान का छत नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति में वो विषम परिस्थिति से गुजरते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आदमी का मनोबल टूट जाता है और उस टूटे हुए मनोबल को भी हम लोग सलाम करते हैं। हम जनता को दोष नहीं देना चाहते हैं, चूँकि जनता बहुत ही सीधी-सादी होती है। लेकिन जैसे ही शिक्षा का प्रसार होगा, प्रचार होगा, लोग अपने के वोट तंत्र की ताकत को समझेंगे तो लोग भी उचित फैसला कर सकेंगे। अभी भी लगता है कि जनता का जो जनादेश होता है वो सर्वोपरि होता है। इन बाहरी कारकों को जो हमें इससे अलग रूप से देखना चाहिए। जनता का मत हमेशा सर्वोपरि होता है और जनता जब भी वोट करती है तो सब पैसा के दम पे कोई वोट नहीं करता है। बहुत तरह का उसमें जुड़ाव होता है, तब जाके किसी व्यक्ति को वोट मिलता है। ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है सिर्फ पैसा के दम पर। जी, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उसी समय से मुद्दा चल रहा है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आज हम 2023 में हैं। आज भी जितने भी चुनाव होते हैं, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। तो इतने सालों में हमारा देश में ज़रा-सा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है कि मुद्दा ही नहीं खत्म हो रहा है? देखिए, देश में विकास की जो संभावनाएँ हैं, जो हमारा देश प्रचुर मात्राओं में संभावनाओं से घिरा हुआ क्या बोलते हैं स्थान है, उसके आधार पर आप देखिएगा तो देश का विकास नहीं हो रहा है। देश के विकास के सबसे बड़ी बाधा है देश के नेता लोग। इनकी इच्छा शक्ति नहीं होती है और देश का जो सिस्टम है, कॉर्पोरेट जगत है, वो भी भ्रष्ट सिस्टम है।
सिस्टम में बहुत गड़बड़ी है, इसलिए विकास अवरुद्ध हो जाता है। लोगों के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए विकास नहीं हो पाता है। और विकास करने के लिए सबसे पहले नेताओं को और सिस्टम को सुधरना होगा, तभी जाके विकास हो सकता है। तो आज हमारे साथ रॉकी नवल जी थे, जिन्होंने अपना जो विचार दिया युवाओं के लिए और झारखंड के लिए। इन्होंने अपना समय हमें दिया, इसके लिए हमारी जो पूरी टीम है इनको धन्यवाद देती है। और इस तरह के मुद्दे से जब भी कुछ समस्या आएगी तो हम इनसे दोबारा ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। आज के लिए जय हिंद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रॉकी सर। आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आप झारखंड का सर्वोच्च चैनल बने। आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।